हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम वेलकम वेलकम। लेक्चर नंबर 5, यूनिट एंड डायमेंशन। इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पिछले लेक्चर का ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब पिछले लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में सीख रहे थे और उसकी चौथी एप्लीकेशंस को हम समझ रहे थे। वो फोर्थ एप्लीकेशन का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हमने करा था और उसके रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम आज अभी हम करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। देखो, ये जैसे ही ये कुछ प्रॉब्लम्स मैं खत्म करवाता हूं इस चौथी एप्लीकेशन के, यूनिट एंड डायमेंशंस के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी उसके प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जो है वो बाकी है। और उसके प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने जो 34 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था, वो सिर्फ 34 फिजिकल क्वांटिटी से काम नहीं बनने वाला भाई। उसके सिवा फिजिक्स में तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती है और हम क्या करेंगे, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके लिए यूनिट एंड डायमेंशंस के लिए प्रोसेस करेंगे, उसको ढूंढेंगे, सीखेंगे। और जब वो हम कर लेंगे ना, तब इस पर्टिकुलर चैप्टर के कितना भी ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, वो भी आप क्या कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। सो आई वांट कि आपको कोई भी टाइप का, कोई भी लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए, इस चैप्टर में नहीं लेकिन कोई भी चैप्टर में, मेरे लेक्चर पढ़ने के बाद आपको वो डेफिनेटली आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, डेफिनेटली सोच दिमाग लगाए बिना सिर्फ ब्लाइंडली मुझे फॉलो करना है। दिमाग लगाए बिना मतलब ऐसा दिमाग मत लगाओ कि भाई सर जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, लेकिन दिमाग लगाना है कहां पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना दिमाग लगाओ, लेकिन जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूं उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करो। डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और आपको हर एक प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को गाइस, और शुरू करते हैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट से जहां पे हम अटके थे प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, हाँ, हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, देखते हैं। यस, देखो, लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस। अलग अलग इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे थे हम, ठीक है, और वो भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। बस आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। लेट्स स्टार्ट। इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं गाइस। चलो, यहां पे देखो क्या दिया है। यू हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। स्पीड ऑफ ग्रेविटी वेव्स इन अ मीडियम डिपेंड अपॉन, क्या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पे डिपेंड करता है। यानी यहां पे स्पीड जो है, स्पीड वी, स्पीड क्या है, वी, वो किस पे डिपेंड करता है भाई? तो कि लेमड़ा पे डिपेंड करता है। लेमड़ा है वो वेवलेंथ है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा रेस टू एक्स करेंगे। फिर डेंसिटी पे डिपेंड करता है तो ये डेंसिटी रेस टू वाई करेंगे। एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है तो रेस टू क्या करेंगे, जेड करेंगे। समझे? लेमड़ा रेस टू एक्स, डेंसिटी रेस टू वाई और जी रेस टू जेड। ओके, इतना हमने कर लिया। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको सिखाया था, रीड द क्वेश्चन, उससे आइडेंटिफाई करो कि हमारी कौन सी क्वांटिटी है और वो कौन सी क्वांटिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारी क्वांटिटी है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ ग्रेविटी वेव्स, मतलब ये वेलोसिटी हुआ, स्पीड हुआ, वो किस पे डिपेंड करता है, तो लेमड़ा पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो अब उसके ऊपर से हमको क्या करना है, ग्रेविटी वेव्स की स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने दिखाया, जिस पे डिपेंड करता है वो तीन चीज ले लो। यहाँ पे तीन चीज पे डिपेंड करता है ना, लेमड़ा, रो और जी। मैंने तीन ले लिए। पहले के ऊपर एक्स पावर ले लो, दूसरे के ऊपर वाई पावर ले लो, तीसरे के ऊपर जेड पावर ले लो। उसके बाद जब आप प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हो तो कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट लेते हैं के। ये कांस्टेंट एक नंबर होगा और ये नंबर होता है, वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। चलो, हो गया ऐसा। अब हम क्या करेंगे, बस डायमेंशनल फॉर्मूला रखते जाएंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो थोड़ा बहुत रफ कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू निकालो, या फिर आपके सामने वो 34 क्वांटिटीज का टेबल होना चाहिए, वो टेबल आपके सामने रखो, ठीक है। चलो, वेलोसिटी, वेलोसिटी का जैसे मैं कैसे करता हूं, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में किलोग्राम नहीं आता, किलोग्राम नहीं आता तो m0, मीटर आता है तो L1, पर सेकंड है, सेकंड नीचे है
जो नीचे हो और वो ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा -1। तो इसका मतलब है कि m0 L1 t-1 ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। के का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। लेमड़ा क्या होता है भाई? लेमड़ा लेंथ होता है, वेव लेंथ कहते हैं इसको। तो लेंथ होता है, तो लेंथ का एल होगा, उसके ऊपर क्या होगा? पावर एक्स। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या आएगा? m1। और वॉल्यूम जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल क्यूब। लेकिन वो वॉल्यूम कहां पे है? नीचे है, देखो ध्यान से। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m1, ठीक है, और वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का क्या आएगा? L3। तो यहां पे हम लिख सकते हैं m1L-3 फिर आएगा जी, जी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए L1, सेकंड स्क्वायर जो नीचे की तरफ है उसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो t-2 आएगा। तो यहाँ पे L1 t-2 रेस टू क्या आ जाएगा? z आ जाएगा, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या कर दिया? वहां पे रख दिया। वी हैव जस्ट कैप्ट द डायमेंशनल फॉर्मूला ओवर देयर। चलो, डायमेंशनल फॉर्मूला रखने के बाद क्या? कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो यहाँ पे m का 0 पावर है, l का 1 पावर है और t का -1 है। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे क्या होगा? l रेस टू x हो जाएगा, ये m रेस टू y हो जाएगा, l रेस टू -3y हो जाएगा, l रेस टू z हो जाएगा, t रेस टू -2z हो जाएगा, t रेस टू -2z हो जाएगा। m0 L1 t-1। चलो, m जो है उसका पावर y, l के ऊपर पावर क्या आएगा? देखो l के ऊपर यहाँ पे x है और यहाँ पे -3y है और यहाँ पे z है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x -3y प्लस z, और t के ऊपर क्या होगा? -2z। समझे कि नहीं समझे? ये कौन सा चीज सिचुएशन मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है कि अगर आपके सामने x रेस टू a, x रेस टू b और x रेस टू c हो तो क्या करना पड़ता है? x रेस टू a प्लस b प्लस c करना पड़ता है। वैसे ही अपने यहाँ पे क्या है? l रेस टू क्या है? x है, l रेस टू -3y है और l रेस टू z है। तो इसको कॉमनली क्या करेंगे? l x -3y प्लस z। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिखा है? x रेस टू, सॉरी, l रेस टू x -3y प्लस z। समझ में आया कि नहीं आया भाई? जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ। t रेस टू -2z तो वैसे ही है जैसे था। ओके, चलो अब क्या करेंगे? यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब क्या करेंगे? पावर्स को कंपेयर करेंगे। देखिए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पावर को कंपेयर करो। चलो, तो पावर को कंपेयर करने से पता चल जाएगा कि y 0 होता है, फिर x -3y प्लस z जो होता है वो 1 होता है, एंड -2z जो होता है वो -1 होता है। राइट? समझ में आया कि नहीं आया भाई? आना चाहिए, हाँ। चलो, अब इसको सॉल्व करना है मुझे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहां से मुझे पता चल जाता है कि हियर -2z इज -1, और इसकी वजह से z की वैल्यू क्या आएगी? हाफ आ जाएगी। z की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। z की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x -3y प्लस z कितना है? 1 है। चलो, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू है 1/2। तो यहां से क्या पता चला मुझे? x इज इक्वल टू 1 - 1/2 होगा, एंड दैट इज बेसिकली 1/2, राइट। तो x की वैल्यू मुझे 1/2 यहाँ पे मिल चुकी है। तो मुझे तीन वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे। x की वैल्यू 1/2, फिर यहाँ पे z की वैल्यू कितनी होगी? वो भी 1/2, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में y की जो वैल्यू है वो 0। तो अब ये इक्वेशन को हम नंबर 1 दे देते हैं, और फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या बोलेंगे? v इज इक्वल टू k लेमड़ा रेस टू x यानी हाफ,
रो रेस टू वाई यानी 0 एंड जी रेस टू जेड यानी हाफ। ओके, और यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, v इज इक्वल टू के। देखो हाफ होता है ना पावर, वो ऐसा लिख सकते हैं लेमड़ा जी रेस टू क्या, हाफ, विच इज बेसिकली के अंडर रूट लेमड़ा जी हो जाएगा, के अंडर रूट लेमड़ा जी हो जाएगा। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिल चुका है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये देखो ऐसा ही है कि एक्सपेरिमेंटली लिख देना है, एक्सपेरिमेंटली ये के होता है ना वो 1 होता है, और उसकी वजह से v का वैल्यू क्या होगा, लेमड़ा जी। ये मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आप नीचे वाला आंसर भी लिखोगे दैट इज ऑल्सो वैलिड आंसर, ठीक है, उसको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे पता था कि एक्सपेरिमेंटली के 1 होता है। आप सोचोगे सर आपको पता था, एग्जाम में हमको कैसे पता चलेगा? तो टेंशन मत करो, या तो एग्जाम में वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दे दी जाएगी, या फिर आपको वो के वाले आंसर के साथ ही पूछा होगा कि प्रूव दैट के अंडर रूट है लेमड़ा जी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब टेंशन आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ फोकस करना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला डाल के इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आप अपना फाइनल आंसर ले आओ, ठीक है। आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और प्रॉब्लम करते हैं, चलिए, और भी समझ में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है, देखो हीट एनर्जी एच है, हीट एनर्जी को मैंने नाम दिया है एच, रिलीज इन टाइम टी व्हेन करंट आई फ्लोज टू द वायर। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, उस वायर में से अगर आई जितना करंट पास होता है तो टी टाइम में कितनी हीट जनरेट होती है भाई? तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है, देखो दैट हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द टाइम टी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन मुझे क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके मुझे इस इक्वेशन को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर हीट एनर्जी जो होगा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करता है, तो दिख ही रहा है करंट पे डिपेंड करता है, तो करंट ले लो, उसका पावर दे दो एक्स। फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस ले लो, उसका पावर होगा वाई। फिर तीसरी चीज है टाइम, टाइम पे भी डिपेंड करता है, तो टाइम ले लो और उसका पावर ले लो जेड। खत्म हो गया, ये काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, बस वही काम करना है कि ये लगा दो, प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करो, प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करो, के लगाओ, तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, आर रेस टू वाई एंड देन टी रेस टू जेड। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि ये समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई। देखो इंटरेक्ट करते रहो यार, मेरे साथ इंटरेक्शन करोगे तो थोड़ा मजा आएगा मुझे भी, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम डायमेंशनल वैल्यूज डालेंगे सारी। तो ये एच जो है वो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी मतलब एनर्जी ही होती है, राइट। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी का यूनिट हमने सीखा था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब किलोग्राम का m1, मीटर का l2 और सेकंड का -2, ठीक है, t का -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 l2 और t -2। ओके, चलो के अगेन ये कांस्टेंट है जिसका यूनिट नहीं होता है, राइट। चलो अब आई क्या होता है, तो आई का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए। आई के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, ए, और 1:1 जो है उसके पावर में क्या आएगा, एक्स। अब बात आएगी किसकी, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम होता है, ये हमने देखा था, वोल्टेज का यूनिट होता है जूल पर कूलम, और नीचे यहां पे क्या होगा, एम्पियर होगा। अब देखो कूलम होता है एम्पियर इनटू सेकंड, और 1 एम्पियर तो है ही ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जूल इज एनर्जी, राइट, जूल क्या है, एनर्जी होगा। तो एनर्जी के लिए क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक सेकंड आएगा, और एम्पियर इंटू एम्पियर यानी एम्पियर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, किलोग्राम बचेगा, मीटर स्क्वायर बचेगा, सेकंड क्यूब बचेगा, और नीचे एम्पियर का स्क्वायर बचेगा।
राइट। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो किलोग्राम है तो m1, मीटर है तो L2 करना पड़ेगा क्योंकि मीटर का स्क्वायर है, सेकंड का क्यूब है लेकिन वो नीचे है तो माइनस में लिखेंगे, और एम्पियर का भी -2 लिखेंगे, एम्पियर का भी क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। ठीक है, अब टी, टी यानी T1 रेस टू क्या हो जाएगा Z, T1 रेस टू क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। चलो फिर इसको हम जाने देते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। देखो ये जो मैंने अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड में किया ना, उसको कहते हैं रफ वर्क। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको एग्जाम में ये रफ वर्क करना पड़ेगा, और ये रफ वर्क करने के बाद, इस रफ वर्क को करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सारे इक्वेशंस में आपको क्या करनी है, वैल्यू डालनी है। और वैल्यू डालने के बाद क्या होगा देखते हैं, चलिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रखेंगे, m1 L2 T-2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐसे ही रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो a रेस टू x होगा, यहाँ पे रेस टू y लिखना भूल गए थे, तो m रेस टू क्या होगा y, l रेस टू 2y, t रेस टू -3y, a रेस टू -2y, एंड t रेस टू क्या होगा, z हो जाएगा, t रेस टू z हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं यहाँ पे, m1 L2 T-2 my, फिर l का पावर क्या होगा 2y, फिर t का पावर क्या होगा, तो कि -3y, यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है, तो -3y प्लस z हो जाएगा। और a का पावर कितना होगा, तो देखो a का पावर x यहाँ पे है और a का पावर -2y यहाँ पे है, तो x -2y आ जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड गाइस, समझ में आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। तो पावर को कंपेयर करने से हमको क्या मिलता है देखते हैं। सो देयरफॉर वी गेट, क्या मिलेगा, देखो m का पावर दोनों साइड कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। फिर l का पावर दोनों साइड कंपेयर करो तो क्या मिलता है, 2y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, तो मतलब y इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर -3y प्लस z, ये t का पावर है, और लेफ्ट हैंड साइड t का पावर क्या है, -2 है, ठीक है, -2 है। तो देखो ये एक और इक्वेशन मिला, y इज इक्वल टू 1, ये दूसरा इक्वेशन, यहां से आपको z मिल सकता है। और लास्ट का इक्वेशन देखो, राइट हैंड साइड में a का पावर क्या है, x -2y है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में a है ही नहीं। अगर a नहीं है तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कि a रेस टू 0 है वहां पे। ओके, कुछ भी नहीं है a, तो a रेस टू क्या है, 0 है, तो a का पावर राइट हैंड साइड में क्या होगा, x -2y, और लेफ्ट हैंड साइड में a का पावर है 0। चलो y की वैल्यू डालो सब में और आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे -3y प्लस z इज इक्वल टू -2 में y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो z क्या मिलेगा, देखो 3 राइट हैंड साइड चला जाएगा तो 3 -2 हो जाएगा 1, ठीक है। एंड दूसरा देखो यहाँ पे x -2y क्या है, 0 है, y की वैल्यू यहाँ पे भी हम 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 है, और z का वैल्यू भी क्या हो गया, 1। तो अब इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू के आई रेस टू एक्स, लेकिन x की वैल्यू तो हमने ढूंढ ली, कितनी है, 2। फिर r रेस टू y, y की वैल्यू है 1, और t रेस टू भी क्या होगा, z, z की वैल्यू भी क्या है, 1। और एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे k की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, k की वैल्यू 1, ये हो गया आई स्क्वायर, ये r रेस टू 1 यानी r, और t रेस टू 1 यानी t। समझे कि नहीं समझे।
सो ये हो गया आपका इक्वेशन जो हमको डिराइव करना था, राइट, जो हमको यहाँ पे डिराइव करना था। इज दैट अंडरस्टूड गाइस? समझ में आया? यहाँ पे बेसिक एल्जिब्रा जो है आपका एक्स वाई जेड वाले इक्वेशन को सॉल्व करने वाला एल्जिब्रा, जो बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड में, शायद 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, वो आपको अगर अच्छी तरह से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ क्वेरी आती है गाइस तो आप मुझे पूछते रहिए, ठीक है? और अगर यहाँ पे पूछने में भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी आफ्टर माय लेक्चर, ठीक है, या फिर अपने ग्रुप में पूछ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मुझे डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करना है और टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम मुझे निकालना है। तो देखो यहां पे हम कुछ और अप्रोच चूज करने वाले हैं। कौन सा अप्रोच चूज करने वाले हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं बताता हूं। यहां पे मैं आपको सोचने को बोलता हूं कि चलिए आप सोचिए कि एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, एक स्ट्रिंग होती है, जैसे मैं बताते रहता हूं, चलो ये स्ट्रिंग होती है और स्ट्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ होता है, उसको कहते हैं बॉब, ओके। और ये क्या करता है? ऑसिलेट होता रहता है ऐसे। तो इसको क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है, इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? तो इस पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में, एक सिंगल ऑसिलेशन, देखो मान लो यहां पे था, अभी यहां से यहां पे आया, फिर उसी जगह पे वापस गया, तो यहां से यहां पे आके एक वापस आता है, तो उसको कहते हैं एक ऑसिलेशन। मान लो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज कैपिटल टी, ओके, उसको कहते हैं कैपिटल टी और उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन। तो अब यहां पे आप मुझे सोच के बताओ, मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूं, आपको सिर्फ मुझे हाँ या ना में आंसर देना है, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर दैट आंसर। जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है ना या हाँ में, यस और नो आपको मुझे रिप्लाई करना है अभी के अभी। तो चलो मेरा क्वेश्चन कुछ पहला ऐसा है, क्या आपको लगता है कि इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम, ये पेंडुलम के मास के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ या ना? डू यू थिंक कि ये टाइम मास पे डिपेंड करेगा? मतलब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता है, कितने टाइम में वो अपने एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, वो टाइम किस पे डिपेंड करता है? मास पे। यानी मास को अगर आप चेंज करोगे तो यू थिंक कि टाइम चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? यस और नो रिप्लाई करो। चलो, सबका हाँ भी हो सकता है, सबका ना भी हो सकता है, कुछ हाँ कुछ ना भी हो सकते, कंफ्यूजन हो सकता है ना, ठीक है? अभी तो आप इतने हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट के बीच में ये सर्वे किया जाए तो ये सर्वे आपको कह सकता है, कोई स्टूडेंट बोलेगा हाँ, कोई स्टूडेंट बोलेगा ना। तो पता कैसे चले? तो एक काम करते हैं, अपने एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर रहा हूं, लेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, तो पहली क्वांटिटी मास ऑफ पेंडुलम। चलो मुझे लगता है कि शायद इस पे डिपेंड करेगा। चलो फिर दूसरा क्वांटिटी मैं बोल रहा हूं, ओके, दूसरा क्वांटिटी बोल रहा हूं। दूसरा क्वांटिटी क्या है? ये एंगल है थीटा। अगर मैंने पेंडुलम को थोड़ा हल्का हल्का ऑसिलेट करवाया, धीरे धीरे एकदम, तो उसके ऑसिलेशन बड़े बड़े नहीं है, बड़े बड़े नहीं है, तो ये एंगल थीटा क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये थीटा की वैल्यू बड़ी या छोटी है? मतलब थीटा की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है, उसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा या नहीं होगा? तो मुझे डाउट है कि शायद थीटा पे ये वैल्यू चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जिसके ऊपर डाउट है या मैं श्योर हूं, वो सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मास ऑफ पेंडुलम एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या?
वर्टिकल, एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ये दूसरी चीज। फिर क्या आपको लगता है कि ये तीसरा चीज पे डिपेंड करेगा? वो कौन सी तीसरी चीज पे डिपेंड करेगा? तो ये है लेंथ ऑफ पेंडुलम। मान लो ये जो स्ट्रिंग है ना, उसकी लेंथ है ये, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं या लेंथ कम कर दूं, डू यू थिंक कि ये एक ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम है, एक टाइम मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है, वो टाइम चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? तो कोई हाँ भी बोल सकता है, कोई भी ना भी बोल सकता है, तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है तो क्या करेंगे, अपने एज्यूम करेंगे कि वो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है। और चौथी चीज ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब ये पेंडुलम को मैं अर्थ की बजाय कोई मून पे ले जाऊं या कोई दूसरे प्लेनेट पे ले जाऊं, तो डू यू थिंक कि उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा ऑसिलेशन का? ये आपको सोचना है। तो मुझे डाउट है कि जी की वजह से भी शायद ये चेंज हो सकता है। तो मतलब यहां से अगर इतना चेंज हो सकता है, ठीक है, यहां से अगर इतना चेंज हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए कि मैं देखो यहां से फिगर, एक काम करता हूं, सब जाने देता हूं। हमने चार क्वांटिटी लिखी है। लेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन नंबर वन, एक क्या था, लेंथ था, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल। दूसरा क्या था लेंथ ऑफ पेंडुलम के बाद? तो क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था कि नहीं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर तीसरा क्या था? मास ऑफ पेंडुलम। एंड द फोर्थ वन वाज व्हाट? चौथा क्या था? एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। ठीक है, ये चार चीजों पे डिपेंड हो सकता है शायद, हाँ मुझे डाउट है। तो मैं क्या करूंगा, अभी तो मान ही लूंगा कि ये चार चीजों पे डिपेंड है। मतलब किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड नहीं है, एट द एंड ऑफ प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो मैं ऐसा ही स्टार्ट करूंगा कि ये चारों चीजों पे ये पर्टिकुलर कौन सा टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे? हेंस टाइम पीरियड क्या मिलेगा? टी। प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करोगे तो डायरेक्टली कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो मैं पहले से ही रख देता हूं। पहला लेंथ क्या है? लेंथ है। फिर दूसरा क्या है? जी है। फिर मास एम है और एंगल थीटा है। हर एक के ऊपर एक्स वाई जेड, और यहां पे मैं क्या कह देता हूं, लेट अस से आर। इसके ऊपर ले लेते हैं छोटा सा आर। समझे कि नहीं समझे? ये एक्स वाई जेड और आर मैंने यहाँ पे ले लिया है, वो उसके पावर होंगे। मैंने सिखाया था कि अगर अपनी कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, पहले तो क्वेश्चन देख के वो आइडेंटिफाई करो। तो अपने क्वेश्चन में वो फिजिकल क्वांटिटी है टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड कौन कौन सी चीज पे डिपेंड कर सकता है? तो ये चार चीजों पे डिपेंड कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, चारों चीजों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हर एक के ऊपर एक अलग अलग पावर दे देंगे, एक्स वाई जेड आर। अब क्या करना है, बस वही करना है हम जो डायमेंशनल फॉर्मूला रख के करते थे वो। ठीक है, चलो क्या करेंगे यहाँ पे, टी। टी यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टाइम, टाइम होता है तो M0L0 T1। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, M0L0 T1। और लेफ्ट हैंड साइड में कोई एंगल नहीं है तो इसको अपने थीटा जीरो भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एंगल नहीं है। एंगल क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है राइट हैंड साइड में एंगल आने वाला है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एंगल ले लेते हैं सो दैट कंपेरिजन विल बी इजी। देखिए के का कोई यूनिट होता नहीं है, एल, एल इज अ लेंथ, लेंथ का यूनिट है L1। ठीक है, जी, जी कौन सा यूनिट है भाई? जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
और एक्सेलरेशन होता है मीटर यानी L1 पर सेकेंड स्क्वायर यानी t-2 रेस टू y। फिर मास होता है m1 रेस टू z और एंगल होता है थीटा, थीटा रेस टू क्या r, एंगल होता है थीटा, थीटा रेस टू r। चलो अभी एक और स्टेप करते हैं गाइस। m0 L0 t1, चलो यहां से m का पावर कितना मिलेगा, तो यहां से m का पावर मिलेगा mz। फिर l का पावर कितना मिलेगा, यहां पे देखो l का पावर यहां पे क्या होगा x, l के ऊपर x है ना, और यहां पे l के ऊपर क्या है y है, तो l का पावर क्या आ जाएगा x प्लस y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब t की बारी है, तो t का पावर कितना होगा, देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखोगे तो पता चल जाएगा, यहां से t का पावर कितना है, तो कि t रेस टू माइनस टू वाई हो जाएगा, तो t रेस टू माइनस टू वाई हो जाएगा। और थीटा का पावर कितना होगा राइट हैंड साइड में, तो कि r हो जाएगा। तो बस अब क्या करना है, बस सारी क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। देखो मैं यहाँ थीटा लिखना भूल गया हूं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे पावर कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे m का पावर है z और यहाँ पे m का पावर है 0, तो z क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x प्लस वाई क्या होगा 0 हो जाएगा। देखो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 0, l का पावर यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे l का पावर है 0। फिर t का पावर क्या होगा -2y, t का पावर है -2y और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में t का पावर कितना है +1 है। ओके, और फिर r का पावर क्या होगा 1। ठीक है, r का पावर हो जाएगा 1। समझ में आया यहां तक के नहीं आया भाई, बताओ मुझे, जल्दी से बताते रहो यार, ये बहुत इजी टॉपिक है गाइस। चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं और आंसर मिल जाएगा। देखो तीसरा इक्वेशन कहता है कि -2y इज इक्वल टू +1, और मतलब y की वैल्यू आ जाएगी -12। ओके, तो y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। फिर x प्लस वाई क्या है 0 है, y क्या होगा -12 होगा। ओके, y क्या होगा -12 होगा। एक मिनट, हाँ जरा इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे अगर y का वैल्यू -12 रखता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहां से मुझे x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। x का वैल्यू मुझे 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं देखते हैं। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन में गलती की है, देखो ध्यान से देखना, मैंने एक छोटी सी गलती की है। ये z का कंपैरिजन किसके साथ करना है, 0 के साथ करना है। m का पावर z, m का पावर 0, तो z इज इक्वल टू 0। l का पावर x प्लस वाई है और यहाँ पे l का पावर 0, तो x प्लस वाई इज ऑल्सो 0। फिर t का पावर है -2y और यहाँ पे t का पावर है 1, तो t का -2y इज इक्वल टू 1। थीटा का पावर r है और यहाँ पे थीटा का पावर क्या है 0 है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, मतलब r इज इक्वल टू 0 लिखना था, लेकिन गलती से वो 1 लिख दिया था। चलो यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ तक समझ में आने के बाद मुझे कितनी कितनी क्वांटिटीज मिल चुकी है, देखो r मिल चुका है, z मिल चुका है, देखो r और z यहाँ पे मिल चुके हैं। x की वैल्यू कितनी है 1/2, और y की वैल्यू कितनी है, तो क्या -1/2। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -1/2। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बस इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल देते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या बोल सके हम कि l रेस टू x यानी l रेस टू हाफ, g रेस टू y यानी g रेस टू -हाफ, फिर m रेस टू z, z यानी 0, और थीटा रेस टू r, या r भी क्या है 0 है।
तो फाइनली मुझे यहाँ पे क्या मिला, एनीथिंग रेस टू जीरो क्या होता है 1, कोई भी का पावर अगर जीरो है तो आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा रेस टू जीरो 1 होगा, एम रेस टू जीरो 1 होगा, और बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे इतना, एल रेस टू हाफ यानी रूट एल हो जाएगा, और जी रेस टू माइनस हाफ है तो वो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जाके जी रेस टू हाफ हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और नीचे जाके जब डिनोमिनेटर में वो जी रेस टू माइनस हाफ हो जाता है वो क्या हो जाएगा, रूट जी हो जाएगा। और एम जीरो और के जीरो तो है ही अपने पास, एम रेस टू जीरो 1, थीटा रेस टू जीरो इज ऑल्सो 1, तो यहां से मुझे क्या मिला, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाय जी मिल चुका है, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाय जी। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा कहता है, कुछ चीजें ऐसी है जो एक्सपीरियंस से ही आती है। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, तो कि एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू इस केस में होती है 2 पाई। जस्ट अ मिनट, हाँ गाइस, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटली क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंटली हो जाएगा के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और के का वैल्यू जैसे ही 2 पाई आएगा वैल्यू डाल दो चलो, एंड देयरफॉर टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। दैट परफेक्टली क्लियर, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन, ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। इसमें कुछ क्वेरी है भाई, बताओ चलो, जो भी क्वेरी है वो मुझे बताते जाओ यार, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो, इन शॉर्ट करना क्या है, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करके देखो कि कौन सी क्वांटिटी मेन फिजिकल क्वांटिटी है, और वो जो मेन फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन सी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, वो देख लो आप एक बार। फिर क्या करना है, मेन क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू जितनी भी क्वांटिटी अपने है उसके ऊपर पावर एक्स वाई जेड एंड सो ऑन लगा दो, ओके। और फिर क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला से क्या होगा, एल्जीब्रिक इक्वेशन जनरेट होगा, और एल्जीब्रिक इक्वेशन के बाद क्या होगा, फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज डन एक्चुअली। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 ऑफ व्हाट, एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशन है उसके रिलेटेड ये पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने अब तक उतने ही प्रॉब्लम्स किए हैं जो प्रॉब्लम्स वो पहले 34 क्वेश्चन जो थे, 34 फिजिकल क्वांटिटी जो हमने टेबल में ली थी, वो 34 क्वांटिटी के आसपास घूमने वाले हमने ये प्रॉब्लम्स कंसीडर किए हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसमें कोई अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी भी आए, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना जरूरी होता है। तो आज के बाद अब से ही मैं क्या करने वाला हूं, ऐसी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का टेस्ट अपने चालू कर देंगे, ठीक है। उसको देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसका यूनिट निकालेंगे, उसका डायमेंशन निकालेंगे, जैसे हम पहले 1 2 3 34 में करते थे वैसे ही अब हमको करना है आज से आगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस पर्टिकुलर चैप्टर के अच्छे वाले जो क्वेश्चन है जेन्युइनली, जो जेडब्ल्यू नीट या बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस को अगर मुझे ले जाना, आपको वहां तक अगर ले जाना है तो पहले इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को गाइस। देखो यहाँ पे कि आपने टेबल देख के पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, राइट। तो आप मेरे साथ साथ करते रहो या मेरे से आगे करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मेरे साथ साथ करो या आगे करो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट को उसका सिंबल है के, और उसको डिफाइन किया जाता है फोर्स अपॉन लेंथ। दैट्स द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है फोर्स कांस्टेंट। डेफिनेटली ये डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि लेंथ और फोर्स दोनों से बनती है। फोर्स कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है,
चलो इसका एमकेएस या ऐसा यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का होगा न्यूटन और लेंथ का होगा मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगा, न्यूटन का डाइन हो जाएगा और मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो डायमेंशंस निकालते हैं इसके, तो डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, चलो ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूं। चलो आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ, आई कैन से आधा मिनट, 1 मिनट ले लो। चलो इसका डायमेंशन आप खुद निकालो। ठीक है, आप जस्ट खुद निकालो। आई एम जस्ट कमिंग बैक, विद इन 1 मिनट आई एम कमिंग बैक, तब तक आप ये डायमेंशन निकाल लो। चलो नहीं, चलो निकालो, मैं बैठा हूं, चलो डेफिनेटली मैं यहां पे हूं। चलो जल्दी से डायमेंशन निकालो। चलो जिसका निकालना था वो प्रोसेस चालू कर दी होगी, मैं भी अभी प्रोसेस चालू करता हूं और मेरी प्रोसेस के बाद आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करना है, आंसर सेम आना चाहिए। देखते हैं, चलो देखो यहां पे यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। हम सीखे हुए न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का क्या होगा, m1। मीटर कहीं पे है ही नहीं तो L0, और सेकंड स्क्वायर है लेकिन नीचे है, तो नीचे से ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा, T⁻⁻² हो जाएगा। सो यहाँ पे डायमेंशन मिलेगा m1 L0 T⁻², राइट। समझ गए। अब डैम्पिंग कोफिशिएंट, तो डैम्पिंग कोफिशिएंट को लिखा जाता है B, और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन वेलोसिटी। चलो फोर्स अपॉन वेलोसिटी है, डिराइव्ड यूनिट होगा, डैम्पिंग कोफिशिएंट स्केलर क्वांटिटी है। चलो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या आएगा, न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर से देखो, फिर से देखो, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और नीचे वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड अगर आप ऊपर ले जाओ तो न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, ये उसका यूनिट हो चुका है न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर। न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर। तो न्यूटन का क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा न्यूटन का। फिर उसके सिवा सेकंड भी है और नीचे यहां पे क्या है, मीटर भी है। तो देखो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड और नीचे सेकंड स्क्वायर है तो नीचे क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो किलोग्राम पर सेकंड ये हो जाता है अल्टीमेटली, राइट। तो किलोग्राम पर सेकंड हो जाएगा, तो किलोग्राम का क्या करोगे, m1 करोगे। लेंथ यहां पे आती नहीं है तो L0 करोगे, और T क्या कर लोगे, -1 कर लोगे। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो क्या डाइन इंटू सेकेंड। 1 मिनट, हाँ गैस, डाइन इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर। चलो डायमेंशन फॉर्मूला फिर से समझाता हूं। न्यूटन का क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड ऐसे ही है और मीटर भी ऐसे ही है, मीटर मीटर कैंसल, सेकंड सेकंड स्क्वायर में नीचे एक सेकंड बचेगा, किलोग्राम पर सेकंड हो जाएगा। किलोग्राम का m1, फिर लेंथ है ही नहीं, मीटर आ ही नहीं रहा है तो L0, और सेकंड नीचे है तो T-1। तो ये हो जाएगा m1 L0 T-1। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी है स्ट्रेन और स्ट्रेस की। तो स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया जाता है, स्ट्रेन को डिफाइन किया जाता है एप्सिलॉन जैसे सिंबल से। उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ये दोनों फॉर्मूला उसके सही फॉर्मूला। लेंथ अपॉन लेंथ वाला जो फॉर्मूला है
उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है उसको वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। लेकिन डेल्टा एल बाय एल भी फॉर्मूला है, डेल्टा वी बाय वी भी उसका भी फॉर्मूला है, उसके दो फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इस दो फॉर्मूला के ऊपर से हम देख सकते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, डिराइव्ड यूनिट हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो डेल्टा एल बाय एल है ना, डेल्टा एल का क्या होगा मीटर, और नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो ये होगा यूनिटलेस। ठीक है, इसको कहेंगे यूनिटलेस। यूनिटलेस होता है तो डायमेंशनलेस भी होगा, तो डायमेंशन कैसे हो जाएंगे, m0 l0 और t0, बस उसके सिवा कुछ और नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे भाई? चलो, अब उसके बाद बारी किसकी है, स्ट्रेस की बारी है। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, जस्ट लाइक अ प्रेशर। प्रेशर और स्ट्रेस दिखने में बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन लॉजिकल फर्क है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए आपके लिए ऐसा फॉर्मूला है। तो स्ट्रेस जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है सिग्मा से, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना होता है भाई, तो फोर्स यानी न्यूटन, न्यूटन यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया कितना होगा, नीचे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो अब क्या होगा देखो, मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे मीटर बाकी रहा, तो क्या हुआ, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर एंड देन मीटर, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर एंड देन मीटर। तो ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका एमकेएस यूनिट कैसा है, देखो किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम का क्या करेंगे यहाँ पे, ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। चलो डायमेंशंस क्या होंगे इसके, तो डायमेंशंस बनाते हैं इसके, चलिए। तो डायमेंशन में किलोग्राम का क्या आएगा भाई, m1, सेकंड स्क्वायर का क्या आएगा t2, और मीटर का क्या आएगा l1। तो इसके हिसाब से अगर डायमेंशन लिखने जाए तो क्या आएगा, m1 l-1 एंड t-2। ओके, m1 l-1 एंड t-2, ये उसका आंसर हो जाएगा। आई होप केस समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, चलो जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो मुझे। आई वॉन्ट योर रिप्लाई, वेरी क्विक रिप्लाई, चलो जल्दी से। अब नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, तो देखो ध्यान से। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, ओके, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है उसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मैं यहां पे उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ई। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो स्केलर होता है। ओके, फिर इसका एमकेएस या एसआई यूनिट क्या होगा देखते हैं, चलो। तो स्ट्रेस का यूनिट हमने अभी देखा, क्या देखा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने बोला ना, स्ट्रेस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू व्हाट, पावर, लॉजिकली डिफरेंट है, फॉर्मूला वाइज दोनों सेम है, तो इसका यूनिट भी सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होगा। तो स्ट्रेस का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन जो है वो तो यूनिटलेस है, तो उसको कुछ लिखना ही नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे हुआ कि इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में क्या आएगा, तो क्या, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताते रहो है यार। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, वही तरीका। कैसा तरीका, जरा ध्यान से देखो।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो न्यूटन क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। तो देखो मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल होके एक नीचे मीटर बाकी रहेगा, फिर नीचे एक सेकंड स्क्वायर बाकी रहेगा और ऊपर एक किलोग्राम बाकी रहेगा। तो डायमेंशन में किलोग्राम का क्या आएगा बोलो, किलोग्राम का m1 हो जाएगा, मीटर का l1 हो जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सेकंड का क्या होता है, t2 होता है, तो यहाँ पे t-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 l-1 और t-2। ओके, समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलो अभी क्या करेंगे, पॉइसन्स रेशियो। तो पॉइसन्स रेशियो क्या होता है, पॉइसन्स रेशियो क्या होता है देखते हैं, चलिए। तो पॉइसन्स रेशियो जो होता है उसको म्यू से डिफाइन किया जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखो ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का यूनिट जो भी होगा वो ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। और ऊपर का और नीचे का यूनिट अगर कैंसिल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो देखो हम यहां पे लिखते हैं कि इसका फॉर्मूला है म्यू, वो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेन का यूनिट जो भी है वो यूनिट मान लो एक्स है, तो ऊपर एक्स नीचे भी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्केलर है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाने की वजह से यूनिट नहीं होता है, और डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0। ओके, m0 l0 t0। आई होप कि समझ में आ गया होगा, परफेक्टली समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ यार। चलो आगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, और उसका फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन एन। एन इज ऑल्सो अ फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं, एन को कहते हैं नॉर्मल फोर्स। यहां पे एन जो है दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो देखो ऊपर फ्रिक्शन वो भी एक फोर्स है, नीचे नॉर्मल वो भी एक क्या है, फोर्स है। तो फोर्स अपॉन फोर्स, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, इसका ना तो कोई यूनिट मिलेगा, और डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 और t0। ठीक है, m0 l0 t0 उसका डायमेंशन हो जाएगा। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एफ म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एन। म्यू क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। आप में से कोई पूछ सकता है कि सर अभी हमने पॉइसन रेशियो में भी म्यू लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में भी हमने म्यू लिखा, तो म्यू कितनी कितनी जगह पे आता है। तो भाई म्यू बहुत सारी जगह पे आता है, लेकिन अगर फ्रिक्शन अपॉन सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन एन, अगर नॉर्मल फोर्स ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो आपको वो समझना है कि ये वो पॉइसन रेशियो नहीं है, ये कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। चलो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है वीजी से। ओके, वीजी से, उसका एक फॉर्मूला भी ऐसा है, जी एम अपॉन आर। जी एम अपॉन आर उसका फॉर्मूला है। लेकिन अभी देखो मैं अगर उसको ऊपर नीचे कैपिटल एम जितने मास से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ये जो देखो ये जो पोर्शन है पूरा, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा हो गया कि नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या आता था,
Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर आता था ना। अच्छा, यहाँ पे आर स्क्वायर आना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको आपको लंबा हो जाएगा ये प्रॉब्लम। लेट अस मेक इट वेरी स्मॉल। अच्छा, ये ऊपर वाला भी चला गया, अरे यार। चलो फिर से फटाफट लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, उसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एन। एफ फ्रिक्शनल फोर्स है, एन नॉर्मल फोर्स है। अल्टीमेटली एफ और एन यहाँ पे दोनों क्या है, फोर्सेस ही है। तो ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। एम के एस यूनिट सीजीएस यूनिट नहीं मिलेगा। डायमेंशन भी क्या मिलेगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। और वेक्टर और स्केलर यहाँ पे तो क्या आएगा, म्यू जो है वो स्केलर है। फंडामेंटल है कि नहीं है, तो क्या डिराइव्ड है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वीजी, और उसको डिफाइन किया जाता है जी एम अपॉन आर से। जी एम अपॉन आर से उसको डिफाइन किया जाता है। तो देखो इसमें क्या है, जी क्या है, एम क्या है, आर क्या है, लिखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला वी जी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, जी जो है वो ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। वो आप जानते हो कि नहीं, क्या हमने ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूला में हम इसको यूज किया था, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी है ये। अब देखो यहाँ पे इसका यूनिट कैसे बनाते हैं। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी जो है उसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अरे यार ये क्या हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, न्यू ग्रेविटेशनल, जी का यूनिट लिख रहा हूं मैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया जी का यूनिट। फिर एम, एम इज मास, मास यानी किलोग्राम। और आर क्या है, मीटर, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का यूनिट होगा मीटर। आर इज अ लेंथ, ठीक है, उसका यूनिट होगा मीटर। तो देखो मीटर स्क्वायर बाय मीटर, ऊपर एक मीटर बचेगा, किलोग्राम और किलोग्राम स्क्वायर कैंसिल करोगे तो नीचे एक किलोग्राम बचेगा। न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल, और नीचे आता है किलोग्राम। तो ये बेसिकली उसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। ये जूल है पर किलोग्राम। सीजीएस यूनिट जूल का होता है अर्ग, किलोग्राम का होगा ग्राम। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आप सोचोगे सर ऐसे फॉर्मूला हमको कैसे याद रहेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि ये सारे फॉर्मूलास को याद नहीं करना है, इसको आप बारी बारी यूटिलाइज करोगे ना, अपने आप याद हो जाता है। चलो अब जूल पर किलोग्राम है तो उसका यूनिट निकालते हैं, जूल पर किलोग्राम। उसका डायमेंशन निकालते हैं, सॉरी, जूल क्या होता है, तो क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, ये स्क्वायर है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है जूल, और नीचे आ जाता है किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा। तो देखो मीटर स्क्वायर का क्या होगा L2, सेकंड स्क्वायर जो है नीचे उसका हो जाएगा T-2। और यहां पे किलोग्राम बचा नहीं, इसलिए m को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। किलोग्राम बचा ही नहीं, इसलिए m को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे लिखा मैंने। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, और उसका यूनिट और उसका डायमेंशन। देख लीजिए फिर से, जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और नीचे किलोग्राम हमने कर दिया है। ठीक है, तो ये उसका फाइनल आंसर हो चुका है गाइस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन ऐसा किया जाता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके,
तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इस तरह से रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो देखो डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी से बनती है, इसलिए क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। ये रिलेटिव डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो कि डेंसिटी है, उसके नीचे भी डेंसिटी है, तो ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, तो क्या होगा, देखो उस ऊपर की डेंसिटी जो है अपनी यहाँ पे, उसका यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और नीचे वाला जो डेंसिटी है वाटर का, उसका भी यूनिट कुछ ऐसा ही आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका कि m0, सॉरी यहाँ पे m0 क्यों लिख रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, स्केलर mks यूनिट इसका लिखना है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस डायमेंशन क्या आएगा, m0, l0 एंड t0। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कितना परफेक्टली समझ में आया? चलो अच्छी बात है। अब नंबर 44 देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो फिजिक्स में एक फॉर्मूला आता है फोर्स का, फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू V। फिजिक्स में एक ऐसा फॉर्मूला आता है, क्या कहां पे आएगा, तो के पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 10 में आएगा ये, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा हमको पढ़ने में। तो ये फॉर्मूला जो है, उसमें ये जो आप n जैसा देख रहे हो ना, ये वाला, वो बेसिकली n नहीं है, उसको कहते हैं ईटा, उसको कहते हैं ईटा। और ये ईटा जो होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो मैंने बता दिया 6 पाई ईटा आरवी। तो देखो यहां से ध्यान से, 6 पाई ईटा आरवी हमारे पास है, और कोफिशिएंट ऑफ बेसिकली विस्कोसिटी होगा जो ईटा, उसको सब्जेक्ट अगर आप बनाते हो तो F अपॉन 6 पाई R एंड VV। ओके, F अपॉन 6 पाई R एंड V, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। अब फोर्स है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, R यानी मीटर, और वेलोसिटी जो है वो है मीटर पर सेकंड। तो उसके ऊपर से न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर आ गया, उसके ऊपर से यूनिट क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका सिंबल, सिंबल होगा ईटा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, F अपॉन 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी। और ये क्या होगा, डिराइव, ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट देखो, यूनिट क्या आ गया, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। सीजीएस में कन्वर्जन करोगे तो न्यूटन का डाइन, सेकंड का सेकंड ही रहता है, और मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, समझ में आया इतना? तो अब डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। चलो, न्यूटन का क्या होगा, सॉरी मैं नीचे लिख रहा हूं, न्यूटन का क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन का ये हो जाएगा, ऊपर एक सेकंड और नीचे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो सेकंड और सेकंड स्क्वायर कैंसिल होकर नीचे एक सेकंड बचेगा, फिर यहां पे मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली बचेगा क्या, किलोग्राम ऊपर बचेगा, सेकंड नीचे बचेगा। तो किलोग्राम ऊपर बचा इसलिए m1, और सेकंड नीचे बना, उसके लिए क्या करेंगे, t-1 कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अगर l लिखना चाहते हो तो l क्या आएगा, 0। ओके, l क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में भाई, जल्दी से बताओ मुझे। चलो फिर इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे ये दो प्रॉब्लम करने हैं, रेनॉल्ड नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देखिए रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन किया जाता है n, r, फॉर्मूला होता है डेंसिटी वेलोसिटी डायामीटर अपॉन ईटा, डेंसिटी वेलोसिटी डायामीटर अपॉन ईटा। इसको याद रखने का तरीका है रेवड़ी बाई ईटा। रू वी डी को क्या बोलेंगे, रेवड़ी बोल देंगे। रू है डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, और डी जो है वो डायामीटर है,
रो वी डी बाई ईटा दैट इज बेसिकली रेनॉल्ड नंबर। तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया, ये स्केलर है। अब इसका यूनिट निकालते हैं, चलो। डेंसिटी वॉल्यूम डायमीटर अपॉन ईटा। डेंसिटी होता है क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब को कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। डायमीटर होगा मीटर, और नीचे ईटा, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमने देखो क्या किया था, ध्यान से देखो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट देखा था न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, हाँ या ना। तो हमने यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जगह पे न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ करेंगे। देखो ध्यान से, ये डेंसिटी का आया, ये वेलोसिटी का आया, फिर ये डी यानी मीटर आया, और ईटा क्या होगा, तो क्या न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया, ये मीटर, ये मीटर, ओके। एक स्टेप और करते हैं, देखो फिर बाद में देखते हैं। किलोग्राम, फिर आएगा नीचे मीटर क्यूब, फिर मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर स्क्वायर जो नीचे है उसको कहां ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो क्या होगा, बोलो। मीटर स्क्वायर को अगर मैं ऊपर ले गया तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो ये आ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, एक मीटर तो पहले से था, एक मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कैंसिल हो जाते हैं, बचा क्या, किलोग्राम बचा, फिर मीटर बचा, नीचे सेकंड बचा। अब न्यूटन की जगह पे क्या लिखेंगे, किलोग्राम, फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो मैं क्या लिखूंगा ऊपर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, किलोग्राम बचा, मीटर पर सेकंड बचा, और न्यूटन इंटू सेकंड, ये न्यूटन हुआ, और उसके नीचे क्या है, सेकंड है। अब जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो। देखो मीटर, मीटर गया, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर के साथ चला जाएगा, किलोग्राम और किलोग्राम भी चला जाएगा। तो मतलब ये उसका फॉर्मूला जो भी है, लेकिन इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यूनिटलेस, यूनिट सीजीएस का भी यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन लिखेंगे m0, l0 और t0 से। समझे कि नहीं समझे, पक्का। चलो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है इस इक्वेशन से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी एंड देन टेम्परेचर। ये उसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में से के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो के बी को सब्जेक्ट बना देते हैं। चलो, के बी को मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो क्या बचा, 2/3 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2/3 काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये हो गया केबी, केबी यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलो अब क्या करेंगे, 2/3 का कोई यूनिट होगा नहीं क्योंकि वो नंबर है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होगा जूल, और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो अपने क्या कर सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। पहले तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, 2/3 काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, 2/3 काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ये डिराइव्ड यूनिट है लेकिन स्केलर भी है। उसका यूनिट क्या आ गया, देखो जूल पर केल्विन आ गया कि नहीं, ये जूल पर केल्विन आ गया। जूल का अर्ग होता है सीजीएस में, केल्विन का केल्विन ही रखो, ठीक है, अर्ग पर केल्विन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो जूल पर केल्विन। चलो जूल क्या होता है, तो क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जूल क्या होता है, तो क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल हो गया। और नीचे क्या है, देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से देखो, जूल पर किलोग्राम है, तो जूल को मैंने लिख दिया ऐसे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, केल्विन, डिवाइडेड बाय हो जाएगा केल्विन। समझे कि नहीं समझे,
तो अब यूनिट बनाओ चलो। किलोग्राम है तो क्या होगा m1, मीटर स्क्वायर है तो क्या होगा L2, सेकंड स्क्वायर कहां पे आता है, नीचे आता है, तो क्या हो जाएगा T-2। और केल्विन कहां पे है, देखो ये केल्विन नीचे है कि नहीं, ये लाइन हो गई है 1/केल्विन है एक्चुअली, नीचे है कि केल्विन नीचे है, तो क्या करेंगे केल्विन का -1 करेंगे। समझ में आया, पक्का समझ में आया, जल्दी से बताओ चलो। देखो मैं जल्दी से इसको रैपिडली रिवाइज कर देता हूं दोनों को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों इसलिए। देखो ये रेनॉल्ड नंबर है, रेनॉल्ड नंबर का यूनिट होता है एनआर, सॉरी फॉर्मूला होता है एनआर, डेंसिटी वेलोसिटी डायमीटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट निकालते हैं चलिए। तो इसका यूनिट कैसे होगा, तो इसका यूनिट आएगा एनआर, डेंसिटी, डेंसिटी वेलोसिटी डायमीटर अपॉन ईटा, ठीक है। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। डी डायमीटर है, डायमीटर का यूनिट होगा मीटर। और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये कहां से आया, तो कि प्रीवियस कैलकुलेशन से मुझे मिला। आप प्रीवियस कैलकुलेशन में देख सकते हो, यहाँ पे कहां पे देख सकते हो इसको, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये मीटर और ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, एक मीटर बचेगा ना। फिर किलोग्राम ऊपर है, नीचे मीटर बचा, ये सेकंड, नीचे सेकंड बचा। अब ये मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे क्या आएगा न्यूटन इंटू सेकंड आ जाएगा। तो उससे क्या मिलेगा मुझे, देखो किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर 1/सेकंड, मीटर स्क्वायर, देखो यहां पे है मीटर स्क्वायर, नीचे क्या होगा न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है, तो क्या न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन होता है। और यहाँ पे एक और सेकंड, तो देखो जरा ध्यान से, किलोग्राम अपॉन मीटर 1/सेकंड। अब ये सेकंड स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे बचा क्या, तो क्या किलोग्राम बचा, मीटर बचा और सेकंड बचा, किलोग्राम बचा, मीटर बचा और सेकंड बचा। तो देखो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, फिर मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, यूनिट कुछ नहीं मिलेगा, इसका सीजीएस यूनिट भी कुछ नहीं होगा, और डायमेंशन क्या आएगा m0 l0 और t0। चलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात हम करते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए क्या बात है, तो देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशन जानना है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को सब्जेक्ट बना दो, तो क्या मिलेगा 2k/3t मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 इस ऊपर चला जाएगा तो 2k और नीचे 3t आ जाएगा। तो देखो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है kb, 2/3 का यूनिट नहीं होता, k का यूनिट होता है जूल, क्योंकि k काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होती है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और नीचे क्या आ गया केल्विन। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो कैसा होगा फॉर्मूला, तो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन 3t, ठीक है। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, उसका एमकेएस यूनिट कितना होगा, तो कि एमकेएस यूनिट होगा जूल पर केल्विन। सीजीएस यूनिट कितना होगा, तो कि अर्ग, अर्ग,
पर केल्विन। और अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं, देखो ध्यान से। डायमेंशन फॉर्मूला किसका? जूल पर केल्विन का। तो जूल क्या होता है? जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है बेसिकली जूल। और नीचे आ गया क्या? केल्विन। तो देखो किलोग्राम का क्या? m1, मीटर स्क्वायर का क्या? L2, सेकेंड स्क्वायर का क्या? तो T⁻²⁻²। और नीचे केल्विन आ गया है तो Kelvin⁻⁻1। सो ये हो गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ पे रखते हैं। 46 नंबर तक हमने ये किया है। अब इस 46 को हमको ले जाना है अप टू 83 85 तक। ठीक है, आपको लगेगा इतना सारा करना पड़ेगा, लेकिन इतना सारा अपने नेक्स्ट लेक्चर में ही शायद हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। अब मैं इस पर्टिकुलर चीज के साथ आपको ये बाकी के जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज है उसका लिस्ट भी मैं आपको भेजूंगा, ये नोट्स भी आपको भेजूंगा। आप चिंता मत करना, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जरा आइडिया दिखा देता हूं, देखो हम करने वाले हैं। मैंने सब कुछ आपके लिए ये सब रेडी करके रखा हुआ है, और ये सब के साथ आपको अपनी नोट्स मिल जाएगी। अगर आपको घर पे ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को लेके अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यू कैन प्रैक्टिस, राइट? समझ में आया? आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस। ठीक है, इस लेक्चर को यहां पे खत्म करते हैं, मिलते हैं संडे वाले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप क्या करिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। इसमें कोई भी क्वेरी या डाउट है तो मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए। डोंट फॉरगेट, आपके दोस्तों को ये लेक्चर भेजो, दोस्तों को बोलो कि अपने साथ जुड़े, लेक्चर अटेंड करे। ये सब उनके फायदे के लिए होगा। ठीक है, मिलते हैं गाइस, बाय बाय।